अभी जो टाइम हो रहा है वो है 3:12 AM ऑफ द मॉर्निंग एंड तो अभी मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगा विथ मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड आज का जो टॉपिक होने वाला है वो हो रहा है कुछ टेक्निक्स मुझे कवर अप करनी है और इन टेक्निक्स को कवर अप करने के लिए मुझे लेक्चर भी लेना पड़ेगा फ्रॉम एन अकेडमी अगेन विद CSIR नेट बैच। तो CSIR में ये टॉपिक्स जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं एंड तो मैं यहाँ से चैप्टर नंबर 17 में आज पढ़ूँगा ब्लॉटिंग टेक्निक्स। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कवर साउथर्न ब्लॉटिंग, नॉर्थर्न ब्लॉटिंग एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग। तो ये ब्लॉटिंग टेक्निक्स मुझे आज कवर करनी है एंड आई विल मीट यू आफ्टर कंप्लीटिंग माई टॉपिक ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो जस्ट मैंने अभी जो ब्लॉटिंग टेक्निक्स हैं नॉर्थर्न ब्लॉटिंग, साउथर्न ब्लॉटिंग एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग वो पूरी कंप्लीट कर ली हैं। एक्चुअली जब मैंने ब्लॉटिंग टेक्निक्स को रीड आउट किया, उनको लेक्चर्स लिए, तो मुझे पता चला कि ब्लॉटिंग टेक्निक्स कितनी ज़्यादा स्पेसिफिक हैं। अगर आपको DNA, प्रोटीन और RNA को मतलब जो डिज़ायर्ड आपको चाहिए इनमें से, तो उनको सेपरेट करना फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो वो जो एप्लीकेबल है वो थ्रू ब्लॉटिंग हो सकता है। तो ब्लॉटिंग में स्टेप्स, सैम्पल प्रिपरेशन, जेल प्रिपरेशन, क्योंकि तीनों में अलग अलग जेल हैं। वहाँ पे एक्रोस जेल है, यहाँ पे अगर हम देखें नॉर्थर्न ब्लॉट। और जैसे कि जस्ट मैंने अभी नोट्स बनाए हैं, तो वहाँ पे अपन ने क्या था कि जो जेल अपन यूज़ कर रहे थे साउथर्न ब्लॉटिंग में, वो डिफरेंट था, वो सिंपल एक्रोस जेल था। अगर हम बात करें नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में, तो यहाँ पे हमें पेपर सिलेक्टिव देना, जो कि DBM पेपर है। इसके बाद अगर हम देखें वेस्टर्न ब्लॉटिंग में, तो यहाँ पे SDS PA जेल हमें यूज़ करना है, और यहाँ पे हम सिंपल नाइट्रोसेल्यूलोज या पे PVDF पेपर का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग हमें डीनेचरिंग एजेंट्स को यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने पूरा इनको शॉर्ट नोट बनाया। अब मुझे अनअकैडमी पे उतना अच्छा नहीं मिला, तो मैंने बंसल बायोलॉजी से ये कंप्लीट किया है, अवंतिका बंसल मैम के लेक्चर से। तो मैंने इसको रीड भी कर लिया है। तो ये हो गया फाइनल। अब मैं मूव करूँगा टुवर्ड्स नेक्स्ट सब्जेक्ट, दैट आई थिंक ऑफ प्लांट फिजियो में भी। So it's time for animal physiology, and I'm reading this book for animal physiology, and the topic for today's schedule is endocrinology. So let's see what I will prepare for today's portion of endocrinology. Actually, I will decide to substitute this uh, with the online lectures which are available on TLS online platform of YouTube channel, because वहाँ पे जो अभी मैंने देखा है तो ऑनलाइन फ्री क्लासेस हैं, वो रिवीजन बेसिस पे हैं CSIR नेट के लिए। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था वहाँ पे। तो आई विल गो एंड चेक आउट एंड आई विल टेक अ लेक्चर ऑन एंडोक्राइनोलॉजी फ्रॉम TLS online. So now I have completed with the topic of animal physiology, and today's topic was to complete the relationship between pituitary and hypothalamus, or also how the posterior pituitary, the neurohypophysis, is related with the hypothalamus. So इसमें मैंने क्या देखा कि मेनली जो टॉपिक्स क्वेश्चन ये नेट से थे, वो जो आपका वैसोप्रेसिन है और दूसरा जो हार्मोन ऑक्सीटोसिन, तो उनमें मेनली क्या डिफरेंस है। जैसे कि उनमें थर्ड पोजीशन में डिफरेंस होता है अमीनो एसिड के लिंक अमीनो एसिड्स में, और 8th पोजीशन में डिफरेंट है। जैसे कि अगर हम देखें तो वैसोप्रेसिन में वहाँ पे थर्ड पोजीशन में हमारे पास फाइनेलानाइन है, और यहाँ पे जो ऑक्सीटोसिन है तो वहाँ पे हमारे पास आइसोल्यूसाइन है, और सिमिलरली 8th पोजीशन पे वहाँ पे हमें आर्गिनाइन मिल देखने को मिलता है, और यहाँ पे हमें ल्यूसाइन देखने को मिलता है। तो मेनली इसमें हमने क्या पढ़ा कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो उसके जो टाइप्स होते हैं, उसके जो फिजियोलॉजिकल जो लोब्स हैं, 2 टाइप्स तो नहीं है, लोब्स हैं फिजियोलॉजिकली, न्यूरोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस, यानी कि एंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है
है हार्मोनल कनेक्शन के थ्रू, वाइल जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो न्यूरल कनेक्शन के थ्रू कनेक्टेड है। तो इस तरह से ये पूरा जो था वो रेडी हो गया है। और मैंने यहाँ पे TLS से जो नोट्स बनाए थे वाकई में मैम ने बहुत अच्छा पढ़ाया और मुझे लगा कि हाँ ये जो यूनिट है वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। तो ये पूरा पोस्टीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस का जो रिलेशन है, यानी कि जो न्यूरल रिलेशन है उन दोनों के बीच में, तो उसके बारे में नोट्स हैं। इसके बाद यहाँ पे जो वैसोप्रेसिन और ADH का, उसी को अपन बोलते हैं, उसका जो रोल है यूरिन से डाईयूरेसिस को प्रिवेंट करने में, तो उसके बारे में नोट्स मैंने बनाए हैं यहाँ पे। और अब कल का टॉपिक हम कल ही डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये पढ़ लिया था। इसको करने के लिए, पूरा लेक्चर देखने के लिए और नोट्स बनाने के साथ साथ रिवाइज़ करने के लिए, क्योंकि एनिमल फिजियोलॉजी को आप जितनी बार रिवाइज़ करोगे उतना बेटर रहेगा, तो मैंने एक बार पूरा लेक्चर के नोट्स बना के, लेक्चर को देख के और इस बुक को थोड़ा सा रीड करके, इसके पैरास थे जो इससे रिलेवेंट थे, तो उन दोनों कवर करके क्या देखा कि जितना भी आप रिवाइज़ करोगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो मैंने रिवाइज़ भी कर लिया इसको, और इसको करने के लिए मुझे 145 आवर्स लगे हैं, 1 आवर एंड 45 मिनट्स लगे हैं। Today I have to cover different aspects of air pollution and their effects on biodiversity, and I will try my best to cover it. थोड़ा सा अगर देखें तो मुझे इकोलॉजी का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा बोरिंग लगता है, क्योंकि लेकिन इकोलॉजी भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये स्कोरिंग होगा CSIR नेट के लिए। तो फिनिश करते हैं इसे। सो अभी जस्ट मैंने ख़त्म कर लिया है एयर पॉल्यूशन का पूरा टॉपिक। ये टॉपिक बहुत, मैंने अभी जस्ट पहले कहा था कि अब जो इकोलॉजी है मुझे बोरिंग लगती है, लेकिन अभी मुझे इंटरेस्टिंग लगा एयर पॉल्यूशन को पढ़ के। इसमें जो इसके डिफरेंट डिसीज़ेस हैं, उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं, लाइक फोटोकेमिकल इफ़ेक्ट जो पैन बनता है, इसके बाद फिर हमने देखा कि एस्फिक्सिया जो डिसीज़ है वो किस तरह से, कंडीशन क्या होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, किस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ एसोसिएट होकर के रिस्पायरेशन में प्रॉब्लम करता है और ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को भी कम कर देता है। फिर इसके बाद हमने क्या देखा कि जो अलग अलग गैसेज हैं उनका क्या कंसनट्रेशन है, एंड फिर जो एरोसोल है, एरोसोल क्या है, एरोसोल किस तरह से अफेक्ट करता है एयर पॉल्यूशन को, बहुत सारी चीज़ इस तरह से ख़त्म हो गई हैं और ये डन हो गया है। तो ओजोन होल वगैरह वगैरह पूरा ख़त्म हो चुका है, और स्टोन लेप्रोसी वगैरह भी। सो वाइल कंप्लीटिंग PCR मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, मुझे कुछ खाना है, एंड फाइनली मैंने जल्दी से मैं किचन में गया और मैंने वहाँ पे थोड़ा सा जो हाफ़ बॉइल्ड ऑमलेट है वो रेडी कर लिया। मीनवाइल मैं इसको खाते जाऊँगा और यहाँ पे PCR का टॉपिक है टाइप्स ऑफ PCR, उसको कंप्लीट करूँगा। सो फाइनली आई हैव गो थ्रू द वूल टॉपिक ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एंड आई कैन बिलीव दैट इट जस्ट टुक 4 hours and 30 minutes for completing the whole topic of PCR, while I also have left the classification, or we can say that modifications of PCR. So what I learned this is about the main basic principle of PCR. It is very easy. Next, the main thing comes to the cocktail that we made for the PCR. The cocktail is a little complex, but these things are okay, like they are easy to remember. Next, why we perform PCR is the major objective, just to amplify the desired sequence of DNA, and the how we get desired DNA sequence is the main issue. So तो वो हम लोग बाद में बताएंगे कि कैसे हम उसको डिज़ायर्ड जीन को निकालेंगे। मेरा जो टाइम है वो किस में लग गया कि जो PCR के स्टेप्स बेटा वो भी बहुत ज़्यादा ईजी हैं, दैट डिनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन वो भी ईजी हैं। द मेन टास्क इज़ कम टू द फैक्टर दैट
primer, how primer will work, what will be the switchable annealing temperature, the melting point, and later how to increase the strength between the GC and AT. And the important topic is also the GC clamp, so how you will load the GC clamp and the forward and reverse primer usage. So in PCR we have to use two different types of PCR that are not complementary to each other but they can be same. तो यहाँ पे ये थोड़ा सा मुझे कॉम्प्लेक्स पड़ गया समझने में. एंड देन द प्राइमर डिज़ाइनिंग. सो प्राइमर डिज़ाइनिंग के कुछ की पॉइंट्स है जो हमें याद रखने होते हैं कि यहाँ पे हमने DNA प्राइमर लेना होता है. वाइल अगर हम बात करें कॉमन एप्लीकेशन की तो वहाँ पे हम RNA प्राइमर का यूज़ करते हैं बट इन वीवो में. लेकिन इन विट्रो में हमें DNA प्राइमर लेना है. तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो गई थी. देन फिर मैंने देखा कि जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं PCR प्राइमर की तो वो कैसी है. तो वहाँ पे आप प्राइमर आपको ज़्यादा छोटा भी होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा भी होना चाहिए. मतलब कि मेन उसका जो बेस पेयर है वो 18 to 25 रहना चाहिए. अगर ज़्यादा कम होगा तो वो अपनी स्पेसिफिसिटी खो देगा, सेंसिटिव नहीं रहेगा. अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो स्पेसिफिक नहीं रहेगा. तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है. देन जो फिर आता है टेक पॉलीमरेज जो चीज़ है. टेक पॉलीमरेज पॉलीमरेज एंजाइम विच इज़ कॉमनली विच इज़ थर्मल रेजिस्टेंस. ठीक है, थर्मल एक्वाटिक स्टेज को हम ऑपरेट करते हैं बैक्टीरिया से. इसके साथ साथ जो वेंट पॉलीमरेज है, पफू पॉलीमरेज है, तो यहाँ पे समझने में प्रॉब्लम आई थोड़ा सा, लेकिन वो इजी था समझना उसको. फिर इसके बाद टाइम कहाँ लगा कि जो PCR की रियल टेक्निक है अगर इसको हम थ्योरेटिकल ना देखें प्रैक्टिकली देखें तो वहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आई. क्योंकि यहाँ पे PCR ट्यूब को सेटअप करना है थर्मल साइकिलर जो है उसमें, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस टेक पॉलीमरेज से क्या हैं. इसके बाद फिर मुझे प्रॉब्लम कहाँ पे आई थी कि जो मेन इशू था रियल टाइम PCR जो टेक्निक है, मॉडिफाइड वर्जन इसका जो PCR का जो ट्रेडिशनल PCR है उसका, तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है समझने में. क्योंकि यहाँ पे दो मेथड्स को हम कॉमनली यूज़ करते हैं. द फर्स्ट इज़ फ्लोरेसेंट टाइप बेस्ड मेथड. तो वो ज़्यादा सिंपल है, लेस कॉस्टली है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है. लेकिन उसमें श्योरिटी नहीं आती है कि डिजायर्ड DNA सेगमेंट हमारा एम्पलीफाई हुआ या नहीं हुआ. सेकेंड जो है वो जो है आपकी हाइब्रिडाइज्ड बेस्ड प्रोब अगर हम यूज़ करें तो रियल टाइम PCR में तो वो एक्यूरेट देता है रिजल्ट. अब इसके बाद जो प्रोब दो टाइप्स के होते हैं, साइबर ग्रीन डाई एंड देन रिलेटिव PCR प्रोब में टेकमैन प्रोब. तो उनका जो पूरा वर्क है तो वो इसके बाद फिर किस तरह से FRET प्रिपेयर करना है तो ख़त्म हो गया. तो अब मैं मूव करूँगा नेक्स्ट जो है प्लांट फिजियो के साथ. तो मेरा जो टॉपिक था गिबरेलिन प्लांट फाइटो हार्मोन का वो ख़त्म हो चुका है. मैंने लेक्चर्स लिए थे ज्योति मैम के, तो बहुत इजीली समझ में आ गया था पूरा प्रोसेस. गिबरेलिन बहुत इंपॉर्टेंट फाइटो हार्मोन्स है. ये सबसे इसी की जो फैमिली सबसे ज़्यादा होती है इस हार्मोन की. और इसमें मेनली दो ग्रुप्स होते हैं. एक होता है 19 कार्बन ग्रुप एंड 20 कार्बन ग्रुप. 19 इज़ बायोएक्टिव गिबरेलिन होता है. दैन फिर इसकी लोकेशन कहाँ कहाँ ये हार्मोन बनता है, जैसे कि एपिकल टिश्यू, यंग लीव्स और जो इमेचो सीड्स है वहाँ पे बनता है हार्मोन. इसका जो प्रिकर्सर मोलेक्यूल होता है वो होता है आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट. इसके बाद किस तरह से इसके जो इनहिबिटर्स होते हैं जैसे फॉस्फोनिडेज वगैरह, और इस तरह से पूरा कंप्लीट हो गया था ये. एंड फिर यहाँ पे गिबरेलिन का ट्रांसलोकेशन पड़ा था. दैन फिर गिबरेलिन का जो सिग्नलिंग पाथवे है वो कवर किया कि जो डेला प्रोटीन है वो डेला प्रोटीन क्या होता है, वो किसको अफेक्ट करता है और किस तरह से उसका डिग्रेडेशन होता है थ्रू ये पूरा कवर किया था. दैन फिर फंक्शंस उसके कवर किए थे. फंक्शंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं इस हार्मोन्स के. तो इनको करने के बाद एबिक्यूटेशन मैंने थोड़ा पढ़ा था कि एबिक्यूटेशन कैसा होता है. एबिक्यूटेशन के बाद जस्ट फिर जो पूरा सीड्स के थ्रू जो GA का प्रोडक्शन होता है एम्ब्रियो के थ्रू, एंड फिर वो जाके वहाँ पे सीड लैंग्वेज में हेल्प करता है. तो वो पूरा मैकेनिज्म मैंने पढ़ लिया. और इसी के साथ साथ CSIR नेट 17, 18 और 15 के जो क्वेश्चन थे वो सॉल्व कर लिए हैं इस टॉपिक के रिगार्डिंग.